हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डी कोडिंग। तो गाइस, आज मार्केट में धुआंधार तेज़ी नहीं बल्कि धुआंधार मंदी थी। तो आज इस मंदी की वजह क्या थी, सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम भी इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या एक्चुअली वही मंदी की वजह थी जिस वजह से मंदी हुई है, या लोग कह रहे हैं कि जिस वजह से मंदी हुई है वही मंदी की वजह है या फिर नहीं है। हम ना एनालिसिस करते हैं, कोई नहीं जानता कि मंदी क्यों हुई है, तेज़ी क्यों हुई है। मंदी होने के बाद और तेज़ी होने के बाद ही लोग इस बात का एनालिसिस करते हैं कि मार्केट क्यों गिरा या फिर मार्केट क्यों चढ़ा। मार्केट गिरने या मार्केट चढ़ने से पहले कोई नहीं बता सकता कि मार्केट क्यों गिरा या फिर मार्केट क्यों चढ़ा। ठीक है, तो फिर हम लोग आज के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज का वीडियो चालू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि किसी भी अगर स्टॉक के बारे में इस वीडियो में बात होती है तो वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन या फिर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो गाइस, किसी भी रैंडम यूट्यूबर की बात सुन करके किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड नहीं बनाए, या फिर ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात सुन करके किसी भी तरह का बाय या सेल का व्यू नहीं बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें उसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हो। दूसरी बात यह है कि आपका पैसा आपका है, आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, और उसका सबसे अच्छा ख्याल आप ही रख सकते हैं। तो गाइस, कभी भी अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह जरूर लें, या फिर खुद की भी रिसर्च करें और ट्रेनिंग लेने की कोशिश करेंगे इस, क्योंकि अगर आप ज्ञान को एकत्रित करेंगे वही आपका सच्चा दोस्त रहेगा और आप अपने पैसे का सबसे अच्छा ख्याल रख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो गाइस, आज बेसिकली जो मार्केट गिरा है वो गिरा है निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 370 पॉइंट के आसपास गिरा है। एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी कितना गिरा है। तो गाइस, आज निफ्टी गिरा है 388 पॉइंट जब निफ्टी क्लोजिंग आई है, यानी कि 1.62%। तो गाइस, आज जितना भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देख लो या फिर आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो, हर व्यक्ति एक ही बात बोल रहा है कि HMPV यानी HMP वायरस की वजह से हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट इतना गिर गया। यानी कि आज HMP वायरस आउटब्रेक हुआ, चाइना से ये फैल रहा है। अगेन कोई भी नया वायरस फैलता है तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं चाइना ही होता है, ऐसा हमें पिछले कुछ समय से देखने के लिए मिल रहा है। तो जो वायरस फैल रहा है उसकी वजह से हिंदुस्तान का शेयर मार्केट 1.62% गिर गया। तो गाइस, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट रेस करना चाहता हूँ जिससे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच ये जो आज मार्केट गिरा है वो HMP वायरस की वजह से ही गिरा है, या फिर मार्केट गिरा है इसका जिम्मेदार HMP वायरस को ठहराया जा रहा है। गाइस, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि HMP वायरस की वजह से मार्केट गिर सकता है या फिर नहीं गिर सकता, या फिर फ्यूचर में कितना गिरेगा कितना नहीं गिरेगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि भविष्य सिर्फ भगवान जानता है। बट जो आज मार्केट गिरा है हम लोग सिर्फ उसके बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं कि आज जो मार्केट गिरा है क्या वो HMP वायरस की वजह से गिरा है। ठीक है, तो लेट्स सी। गाइस, आज जैसे ही अपना मार्केट खुला, खुलते ही लगातार गिरना चालू हुआ और लास्ट तक गिरता रहा। बीच में एक बार निफ्टी में 100 पॉइंट की रिकवरी आई, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाई और वापस मार्केट गिर गया। तो गाइस, जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं कि जो मार्केट गिरा है वो HMP वायरस की वजह से गिरा है, तो मेरा एक सवाल उन सभी लोगों से, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे फिर वो यूट्यूब चैनल्स हो, और मैं आपके माध्यम से, अपने माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर HMP वायरस की वजह से मार्केट गिरा है तो क्या वो स्पेसिफिक ऐसा वायरस है जो खाली इंडिया में फैलेगा? ये तो ऐसी बात हो गई कि दो घर दूर आग लगी हुई है और जिस घर में आग लगी है उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो दो घर दूर पड़ोसी रहता है उसको फ़र्क पड़ रहा है। मैं आपको क्यों ये बात बोल रहा हूँ इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ गाइस। तो हम लोग मेजर इंडाइसेस ओपन कर लेते हैं। ये investing.com की साइट है, इसमें रियल टाइम डाटा बहुत अच्छा रहता है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंडेक्सेस हैं या फिर जितने भी शेयर्स हैं, अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस साइट पे आराम से मिल जाती है गाइस। ओके गाइस, तो गाइस देखिए, अभी बज रहा है लगभग, जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग रात को 11:15 बज रहा है। देखिए, अभी जो डाउ जोन्स है वो लगभग 0.76% जितना अप है। S&P 500 जो अगेन अमेरिका का एक मेजर इंडेक्स है वो 1% से भी ज़्यादा ऊपर है, और नेस्डेक जो अमेरिका का IT इंडेक्स है वो लगभग 1.5% से भी ज़्यादा ऊपर है। तो गाइस, अमेरिका का मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 0.5% से लेकर के 1.5% से ज़्यादा ऊपर है। ये अमेरिका का मिड कैप इंडेक्स है, यानी मिड कैप के 2000 कंपनियों के एवरेज है जो लगभग 0.80% ऊपर है। विक्स अमेरिका का डाउन है। ब्राज़ील का मार्केट है ये 1.5% ऊपर है। इसके अलावा आप जो दूसरे डेक्स है, जर्मनी का मार्केट वो 1.5% ऊपर है। ब्रिटेन का मार्केट है वो भी लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव है। फ्रांस का मार्केट है ये 2.25% ऊपर है गाइस। यूरोप का मार्केट बहुत ऊपर है। आप
इसके अलावा यूरो का इंडेक्स है वो 2% से भी ज़्यादा ऊपर है, जो इतना बड़ा इंडेक्स है और 2% ऊपर है, बहुत बड़ी बात है गाइस। फिर उसके बाद अपने आते हैं नीदरलैंड्स का, ये भी लगभग 0.80% ऊपर है। इसके अलावा स्पेन का मार्केट है वो भी 1.25% ऊपर है। इटली का मार्केट है वो भी लगभग 2% के आसपास ऊपर है। स्विट्ज़रलैंड का मार्केट है वो 1% से ज़्यादा ऊपर है। यानी पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे जो बड़े बड़े इंडेक्सेस हैं सब में आज लगभग आधे % से भी ज़्यादा की तेज़ी है, और कहीं कहीं पे 2% से भी ज़्यादा तक की तेज़ी है गाइस। यानी पूरी दुनिया में जो वायरस फैल रहा है उसकी सबसे ज़्यादा चिंता इंडिया को हो रही है, लेकिन बाकी दूसरे देश को नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ का मार्केट ऊपर है। तो क्या हम लोग ज़्यादा होशियार हैं या फिर वो लोग ज़्यादा बेवकूफ़ हैं? यानी दो में से तो कोई एक बात ज़रूर है, तभी तो उनका मार्केट ऊपर है और हमारा मार्केट इतना निगेटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसके अलावा गाइस ये रशिया का मार्केट है, जैसा कि आप देख सकते हैं रशिया का मार्केट RTSI ये लगभग आधा % से कुछ कम नीचे है। टर्की का मार्केट है, तेल अवीव का मार्केट है, सऊदी अरेबिया का मार्केट है, ये मार्केट उतने बड़े नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। जो आज नीचे है, मतलब आज जो मार्केट निगेटिव में ट्रेड कर रहा है वो सिर्फ एकमात्र मार्केट है हमारे देश के अलावा, निक्केई, जो एक बड़ा देश है जापान। यानी कि निक्केई का जो इंडेक्स है वो जापान का इंडेक्स है। निक्केई 225 यानी जापान की बड़ी बड़ी 225 कंपनीज का एवरेज है, ये है लगभग 1.5% के आसपास नीचे, यानी -1.47%। इसके अलावा आप कोई भी देश देख लीजिए, देखिए गाइस ये जापान के ये सारे इंडेक्स हैं चाइना के, जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, ये इंडेक्स हैं चाइना या फिर उसके रिलेटिव कंट्रीज़ के, यानी कि हांगकांग हो गया जो अभी लगभग चाइना का ही पार्ट है। तो आप शंघाई देख सकते हैं, ये लगभग -1.4% है। चाइना, जो चाइना का मेन इंडेक्स है, जैसे अपना निफ्टी 50 है वैसे चाइना का A50 है, वो खाली 0.3% डाउन है। और शंघाई जैसे अपना BSE सेंसेक्स है वो -1.4% डाउन है। इसके अलावा हैंगसेंग है वो 0.36% है, और ताइवान है वो 0.3% ऊपर है, जो कि चाइना से एकदम क्लोजेस्ट नेबर है ताइवान, वो 0.3% ऊपर है गाइस। इसके अलावा दूसरा जो चाइना का नियरेस्ट नेबर है वो है साउथ कोरिया, वो भी लगभग 2% जितना ऊपर है। अभी गिरे हुए क्या है, सिर्फ अपने मार्केट गिरे हुए हैं। इसके अलावा गिरा हुआ दूसरा मार्केट है तो वो पाकिस्तान, यानी इंडिया और पाकिस्तान को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस अगर HMP वायरस की वजह से ही स्टॉक मार्केट गिरा होता तो वो सिर्फ इंडिया का मार्केट ही क्यों गिरा हुआ है? अगर HMP वायरस की वजह से गिरना चाहिए था तब तो पूरे दुनिया के जितने भी बड़े मेजर इंडाइसेस हैं या दुनिया के जितने भी मेजर मार्केट है वो सभी गिरने चाहिए थे। तो आखिर इंडिया का मार्केट क्यों गिर रहा है? जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो सब ये तो बता रहे हैं कि HMP वायरस की वजह से अपना मार्केट गिर गया, लेकिन वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि फिर दूसरा मार्केट क्यों नहीं गिरे, सिर्फ अपने ही मार्केट क्यों गिरे? अगर गिरने चाहिए तो सारे मार्केट गिरने चाहिए, सिर्फ अपने मार्केट तो नहीं गिरना चाहिए ना। और देखा जाए तो अपने देश के लोगों की इम्यूनिटी दूसरे लोगों के से ज़्यादा बेटर भी है, कि ये कोविड में प्रूव हो चुका है कि अपने देश के लोगों ने जो जिस तरीके से इम्यूनिटी ने परफॉर्म किया था, हिंदुस्तान के लोगों की इम्यूनिटी बाय गॉड ग्रेस, भगवान की दया से बहुत अच्छी है, और दूसरे देशों से कम बहुत अच्छी है ही। ठीक है गाइस, तो मैं ये आपको बोलना चाह रहा था कि जो अपना मार्केट गिरा हुआ है वो, अगर अपना मार्केट HMP वायरस की वजह से गिरा होता तो दुनिया के सारे मार्केट गिरे होते, और अगर अपना मार्केट गिरा है और दुनिया के सारे मार्केट नहीं गिरे हुए तो ये हमें कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये सचमुच HMP वायरस की वजह से गिरा हुआ है। तो गैस चलिए, अब HMP वायरस के तो बारे में बात हो गई है, ये आपके ऊपर है कि आप डिसाइड कीजिए कि हमारा मार्केट क्या HMP वायरस की वजह से गिरा है या फिर नहीं गिरा है। अब हम लोग आते हैं चार्ट के ऊपर, देख लेते हैं कि चार्ट किस तरीके का है। तो गैस हम लोग निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। देखिए गैस, निफ्टी का ये जो एवरेज है ये 21 दिन का मूविंग एवरेज है। निफ्टी लास्ट टाइम जब निफ्टी ऊपर गई थी, मतलब कि नीचे से बाउंस बैक लिया था, तो 100 दिन के मूविंग एवरेज को निफ्टी ने टच किया था और वो नीचे आ गई थी। आज इस बार जब निफ्टी ऊपर गई तो निफ्टी ने 21 दिन के मूविंग एवरेज को टच किया और उसको टेस्ट करने के बाद वापस नीचे आ गई। जिस तरीके से ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काट रही है और सस्टेन कर रही है, ये इंडिकेशन मार्केट के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं किसी भी तरह की कोई राय नहीं बता रहा हूँ कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, मैं सिर्फ चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि चार्ट पे जो हो रहा है वो थोड़ा सा डाइसी लग रहा है निफ्टी में, क्योंकि बहुत समय से निफ्टी में इस तरह के चार्ट बने नहीं हैं।
जब से कोविड आया उसके बाद तो इस तरह के चार्ट मेरे को देखने को नहीं मिले, जहाँ तक मुझे, अगर आपको इस तरह का कोई टाइम पीरियड बीता हो तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि इतना लॉन्ग करेक्शन निफ्टी में हो रहा है। निफ्टी में नॉर्मली जब बाउंस बैक आता है गिरने के बाद तो वो बहुत तेज़ी के साथ आता है, मैंने अभी तक ऐसा देखा है निफ्टी के अंदर। तो वैसे आप ये देख सकते हैं कि जैसे निफ्टी ऊपर गई थी, उसके बाद नीचे आई, उसके बाद निफ्टी वापस ऊपर गई और 24,775 का लगभग के आसपास का हाई लगा करके उससे वापस आई। यानी निफ्टी का जो ट्रेंड बन रहा है ये बन रहा है लोअर टॉप और लोअर बॉटम का बन रहा है। अगर अब ये निफ्टी जो बॉटम नया लगाती है, अगर ये पुराने लो यानी लगभग 23,000 दो 200 के आसपास के वापस नहीं आए, यानी कि आप समझ सकते हैं कि निफ्टी 23,200 से अगर नीचे का वापस नया लो टच करती है और उसके बाद बाउंस बैक भी लेती है, तो फिर ये एक इंडिकेशन जाएगा कि निफ्टी लोअर टॉप और लोअर हाई एंड लोअर लो का सपोर्ट ले रही है। तो गैस ये एक निफ्टी का चार्ट है जो थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, और जिस तरीके से निफ्टी तोड़ रही है वो थोड़ा सा डाइसी लग रहा है और कोई भी ट्रेड बनाने में थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंज लग रहा है गाइस। तो निफ्टी का चार्ट तो ये है। अब देखिए निफ्टी किस तरीके से 200 दिन के मूविंग एवरेज को या तो बहुत डिसाइसिवली ऊपर की तरफ तोड़ती है और मेंटेन करती है, या फिर डिसाइसिवली नीचे की तरफ तोड़ करके उसको मेंटेन करती है। तो फिर एक निफ्टी का रुख अपने को समझने की कोशिश कर सकते हैं। रही बात गाइस, ये थी निफ्टी की बात और मार्केट की बात। अब हम लोग बात करते हैं आज के ट्रेड की बात। तो गाइस आज जो हमने ट्रेड किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आज हम लोगों ने 2 ट्रेड किए हैं, बेसिकली 2 स्क्रिप्ट में ट्रेड किए हैं। ट्रेड तो हमने 3 किए हैं बट 2 स्क्रिप्ट में ट्रेड किए हैं। पहला जो हमने ट्रेड किया था वो हमने ट्रेड किया था महाराष्ट्र स्कूटर, जो हमारे पास पहले की होल्डिंग पड़ी हुई थी, 12 शेयर्स हमारे पास थे, जिसको हमने सेल कर दिया। ये हमारा जो परचेस किया हुआ था वो था अप्रोक्सीमेटली 9666 के एवरेज से, और हमने उसको सेल कर दिया 9765। तो गाइस बेसिकली सेल करने का रीज़न ये था कि जिस तरीके से मार्केट तोड़ रहा था तो ये स्टॉक उतना तोड़ा हुआ नहीं था, तो फिर मेरे को लगा कि इसको बेच देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट 300-400 पॉइंट निफ्टी ब्रेक कर रही है तो हो सकता है कि स्टॉक भी नीचे आ जाए, और लास्ट में स्टॉक नीचे आ भी गया। तो गाइस ये हमने जो सेल किया था, ये हमने सेल किया था 12 स्टॉक 9765.53 के एवरेज से। जो हमको क्रेडिट ग्रॉस क्रेडिट आया था वो आया था 1,17,186 रुपये 40 पैसे का, और जो टोटल हमको जो टैक्सेस और एक्सपेंसेस लगे थे वो हमको लगने के बाद हमको जो क्रेडिट आया था वो आया था 1,17,044 रुपये का, यानी कि मोटा मोटी 150 रुपये के 146 रुपये के आसपास हमको टैक्सेस लग गए टोटल, जिसके अंदर जो मेजर टैक्सेस था वो एसटीटी था और सेकंड नंबर पे जीएसटी चार्जेस थे। तो गाइज़ ये हमने डिलीवरी में सेल किया। जो फ्यूचर में हमने ट्रेड किया वो हम बता देते हैं। गाइज़ आज हमने मार्केट के अगेंस्ट में कॉन्ट्रा कॉल लिया। कॉन्ट्रा कॉल इसलिए लिया क्योंकि जिस तरीके का पेंडेमिक जो बता रहे हैं चाइना में हो रहा है, अगर उसको आउटब्रेक करता है तो उस टाइम पे लास्ट जब कोविड का टाइम आया था उस टाइम पे लाल पैथ ने बहुत आउट परफॉर्म किया था, और इस वजह से एक सेफ प्ले करने के लिए मैंने लाल पैथ के कॉल को बाय किया है। लाल पैथ जो था आज वो 2 से 3% ऊपर भी था, ऊपर में 3.5% तक भी गया था, उसके बाद वो नीचे आ गया था। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने लाल पैथ का जो बाय किया था वो किया था 3100 का कॉल। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। ओके, तो गाइस मैंने सबसे पहले लाल पैथ का बाय किया था 3100 का कॉल, जिसको मैंने परचेज़ किया था 92 रुपीज़ में। अब जैसा कि देख सकते हैं 92 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया था। 150 शेयर का लॉट है, 5 रुपये इसके अंदर ब्रोकरेज लगी थी, और फिर मैंने इसको जब ये नीचे आ गया लाल पैथ उसके बाद मैंने इसके अंदर लॉस बुक कर लिया 71.95 में, और इसको मैंने एवरेज डाउन कर लिया। एवरेज डाउन कैसे किया वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैंने पहले सेल कर लिया और इसके अंदर मैंने बुक कर लिया लॉस 3,017 रुपये 50 पैसे का मेरे को ग्रोथ लॉस हुआ आफ्टर ब्रोकरेज। उसके बाद मैंने एक लोअर स्ट्राइक प्राइस का, क्योंकि मैंने कॉल परचेस किया था 3,050 की स्ट्राइक प्राइस का, ये 3,050 का कॉल है, ये मैंने बाय कर लिया 89.95 में। 5 रुपये की ब्रोकरेज लगी और 150 का इसका लॉट है। तो गाइस मैंने इसको नीचे की स्ट्राइक प्राइस में बाय कर लिया। अभी जो इसके जो टैक्सेस और एक्सपेंसेस जो लगे थे वो मेरे को टोटल कॉस्ट आई है, वो आई है 16,549.50 की, यानी लगभग 110 रुपये की अपने को कॉस्ट आती है। अब 110 रुपये के ऊपर अगर हम लोग बेचेंगे तो ही हमको प्रॉफिट होगा, अगर नीचे बेचेंगे तो हमको लॉस होगा। लाल पैथ परचेज करने का एक कारण तो ये था कि अगर जिस तरह से पेंडेमिक आउटब्रेक हो रहा है हो सकता है कि स्टॉक ऊपर जाए, ये मेरे को मार्केट्स के अगेंस्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। सेकंड चीज़ ये, इसमें ओपन इंटरेस्ट आज बहुत ज़्यादा बढ़ा था, लगभग 50 से 55% जितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, इसकी वजह से मैंने बाय किया था। और थर्ड रीज़न ये था कि 200 दिन का मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे, हालांकि जब निफ्टी 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है कि कोई स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले, लेकिन फिर भी एक 200 दिन का सपोर्ट एवरेज, 200 दिन का एवरेज इंपॉर्टेंट तो होता ही है गाइस। जैसे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है।
200 दिन के मूविंग एवरेज पे एक बार ये नीचे आया था और बहुत वॉल्यूम के साथ वापस ये ऊपर चला गया था। उसके बाद ये अपने 10 दिन और 21 दिन के मूविंग एवरेज जो है उसके आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है, यानी उसकी लाइन के ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। 100 दिन के मूविंग एवरेज को टच करके स्टॉक नीचे आ गया था। अब गैस मैं चेक करूँगा कि ये स्टॉक कितने, अगर ये ऊपर जाता है तब तो मैं इसको होल्ड करके रखूँगा, अदरवाइज 2 या 3 दिन में मैं या तो इसको निकाल दूंगा, कंडीशन 1। सेकंड कंडीशन ये रहेगी कि अगर ये 2 या 3 दिन के अंदर अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को ये तोड़ देता है तो भी मैं निकाल दूंगा नीचे की तरफ। तो गाइज 2 कंडीशन है, या तो ये स्टॉक 2 या 3 दिन में कोई मूवमेंट नहीं दे, अदरवाइज ये स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ दे। ये दोनों ही कंडीशन में मैं लॉस बुक करके इस स्टॉक से बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि 2 या 3 दिन के अंदर मैं स्टॉक से बाहर इसलिए निकलूंगा क्योंकि गाइस टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि थीटा डिके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस स्टॉक को ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करूंगा तो थीटा डिके, जितने ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करूंगा वो थीटा डिके होता जाएगा और मेरे प्रॉफिट की संभावना जो होगी वो कम होती जाएगी और लॉस की संभावना बढ़ती जाएगी गाइस। तो ऑप्शन में ट्रेड करते वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप टाइम वैल्यू को किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर टाइम के अगेंस्ट में आप प्ले करेंगे तो उसके अंदर प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। गाइस जो भी मैं स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। प्लीज़ इस किसी भी तरह के मेरे स्टॉक के बाय या सेल की पोजीशन को देख करके आप किसी भी तरह का ट्रेड नहीं बनाए, या फिर किसी भी व्यक्ति के बाय या सेल की पोजीशन को देख के किसी भी तरह का ट्रेड नहीं बनाए। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही ट्रेड करें और ट्रेड करने से पहले मार्केट को समझें और सीखने की कोशिश करें गाइस। तो गाइज़ ये मेरी आज की पोजीशन थी और निफ्टी पे जो मेरा ओवरव्यू था, जो मुझे समझ में आया मैंने वीडियो बनाया। अगर गाइज़ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आपको नए जितने भी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइज़ हमको प्रमोट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसमें आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, लेकिन आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है गाइज़। तो प्लीज़ हमको मोटिवेट कीजिए ताकि हम इस तरह के और भी कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। और गाइज़ आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, गुड नाइट।